नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक किड बात जनगणना 2027 एक नजर में। यह वीडियो प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के लिए काफी लाभदायक है। इसे सामान्य जनता भी अगर देखे तो वो जनगणना 2027 को अगर वो समझना चाहता है तो उसके लिए लाभकारी है। आप इससे अवेयर हो सकते हैं और प्रगणक और पर्यवेक्षक चूंकि इसके कर्मी है और इनके द्वारा ये चीजें संपादित की जानी है तो उनके लिए तो बहुत ही उपयोगी है ही। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं इस सत्र का ऑब्जेक्टिव है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत की जनगणना का ओवरव्यू हम करेंगे, राष्ट्रीय योजना तथा नीति निर्धारण में इसके महत्व की जानकारी देंगे और जनगणना 2027 की मुख्य विशेषताओं, उसकी मेथोडोलॉजी की व्याख्या करेंगे। यह सुनिश्चित करना कि प्रतिभागी जनगणना प्रक्रिया में डेटा की सटीकता के महत्व को समझें। प्रगणक और पर्यवेक्षक के कार्य प्रवाह वर्क फ्लो के बारे में भी हम जानेंगे और इसके प्रति जागरूकता इस माध्यम से आपको पैदा करेंगे। तो चलिए देखते हैं सारी चीजों को एक एक करके। यह एक ऐतिहासिक विरासत और एक डिजिटल भविष्य का निर्माण है और उसकी ओर ये कदम है। अगर प्रगणक और पर्यवेक्षक को ध्यान में रखकर ये बात कही जाए तो कहा जा सकता है कि आप एक ऐसी विरासत और लेगेसी से जुड़ रहे हैं जिसने 55 वर्षों में भारत की यात्रा का वृतांत प्रस्तुत किया है। 150 वर्षों की परंपरा यानी 1881 में पहली पूर्ण जनगणना के साथ हर 10 साल में पूर्ण उत्साह के साथ आयोजित की जाती है जनगणना। वैश्विक स्तर यानी ग्लोबल स्केल पे अगर इसको देखा जाए कि दुनिया में सबसे बड़े आपको प्रशासनिक और ये सांख्यिकी एक्सरसाइज में से एक है और ये अभी की बात की जाए तो यह जनगणना जो है विश्व में सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज है। श्रृंखला में अगर जाना जाए तो जनगणना 2027 इस श्रृंखला की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। यानी 16वीं अगर ध्यान रखा जाए 1881 के बाद से और स्वतंत्रता के बाद देखा जाए तो ये 8वीं जनगणना है। डिजिटल नवाचार की बात की जाए तो यह भारत की पहली जनगणना जो डिजिटल माध्यम से आयोजित की जाएगी जिससे अधिक सटीकता और गति सुनिश्चित हो सकेगी। चलिए आगे देखते हैं कुछ अगर चीजों को। तो डिजिटल माध्यम से जनगणना के और भी फायदे हैं। क्या फायदे हैं? एक तो बेहतर गुणवत्ता वाला डेटा आपको मिलेगा जिसमें आपको इनबिल्ट वैलिडेशन के साथ त्रुटियों में कमी आएगी। उसके बाद है फास्ट प्रोसेसिंग, डिजिटल डाटा को बहुत तेजी से प्रोसेस और जारी किया जा सकता है। कम भार यानी भारी शेड्यूल ले जाने यानी मैनुअल जो पहले ढोते थे कागज पत्र उसको ढोने की आवश्यकता नहीं है, उसको तैयार करने की आवश्यकता नहीं है यानी लिखा पढ़ी से फुर्सत। रियल टाइम मॉनिटरिंग, पर्यवेक्षक प्रगति की प्रभावी ढंग से निगरानी कर सकेंगे यानी जैसे वो प्रगणक अगर काम करेगा उसने डाटा को सिंक्रोनाइज करेगा, इमीडिएट पर्यवेक्षक को दिखने लगेगा। पर्यवेक्षक अगर कौन सा काम करता है ये उसके चार्ज पदाधिकारी को भी उसकी प्रगति दिखेगी और चार्ज पदाधिकारी इस मॉनिटरिंग के माध्यम से सारी चीजों से अवेयर होता रहेगा, सटीकता बनी रहेगी। और पर्यावरण के अनुकूल, कागज के उपयोग में भारी कमी क्योंकि बड़ा पोथा तैयार हो जाता था एक प्रगणक के पास, उसके बाद तैयार करो पर्यवेक्षक के द्वारा चीजें, तो ये कागज की जो भारी कमी है यह डिजिटल व्यवस्था आपको उधर की तरफ ले जा रहा है और पर्यावरण के अनुकूल ये चीजें हो रही है। और जनगणना क्या है, पहले ये जानना जरूरी है कि जनगणना आखिर क्या है। जनगणना लोगों को गणना, सामान्य भाव में यही कह सकते हैं, लेकिन अगर इसे राष्ट्रीय परिदृश्य में देखें, अगर किसी राष्ट्र के जनगणना के भाव के अनुसार इसको देखें, उसके परिदृश्य में देखें, उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो जनगणना कहा जाएगा आपको कि जनगणना ये भारत की फैमिली फोटो है। जनगणना किसी देश में एक निश्चित समय पर प्रत्येक घर, प्रत्येक व्यक्ति की आधिकारिक पूर्ण गणना और उनके जनसांख्यिकीय, आर्थिक, सामाजिक डेटा का संग्रह है यानी डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक और सोशल आंकड़ों का संग्रह है जनगणना, जिसमें प्रत्येक घर और प्रत्येक व्यक्ति का आपको आधिकारिक रूप से गणना किया जाता है। ये देख सकते हैं ये भारत की एक आपको सांकेतिक रूप से फैमिली फोटो दर्शाई गई है। और ये जनगणना आखिर की जाती है, ये डेटा काम क्या करता है? तो ये डेटा विकास का डेटा होता है। क्या हो अगर आपके द्वारा एकत्र किया गया डाटा आपके बच्चों के लिए एक बेहतर स्कूल बना सके? जी हाँ, ये डाटा जो है आपके लिए काम आएगा और आपके विकास के लिए, आपके भविष्य की नींव रख सकता है अगर डाटा बेहतर और शुद्ध रूप से हुआ तो। आप सेंसस के हीरो हैं। अगर मैं पर्यवेक्षक और प्रगणक के रूप में लोगों को संबोधित करूं और उनको ये अगर ये चीजें को एड्रेस कर रहा हूं तो सेंसस के हीरो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं। मतलब अगर उनको लेकर अगर बात कहूं तो आप केवल एक जानकारी एकत्र नहीं कर रहे हैं, आप भारत की प्रगति की नींव रख रहे हैं जो क्या करेगा, लोगों के लाभ के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्लान करने में सहायता करेगा। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना,
इसकी कैसी डेमोग्राफिक है, इकोनॉमिक डेमोग्राफी कैसी, सोशल डेमोग्राफी, ये सारी चीजें अगर होती है तो कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उसको प्लान करने में लाभ मिलेगा। संसद, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए सीटों का निर्धारण किया जा सकता है। आवास, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं पर नियुक्तियों का निर्माण किया जा सकता है। अनुसंधान गतिविधियों में सहायता किया जा सकता है इसके माध्यम से। आपका मिशन क्या होगा अगर पर्यवेक्षक और प्रगणक के आपको पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाए तो यह मिशन होगा हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए जानकारी का सबसे विश्वसनीय स्रोत प्रदान करना। जनसांख्यिकीय, शहरीकरण, आर्थिक गतिविधि, शिक्षा और साक्षरता, भाषा, धर्म, जातियां, जनजातियां, आवास, घरेलू सुविधाएं, इस पूरे इस आपको पैमाने पर, इस आयाम के आधार पे पूरी जो आंकड़ा है, डाटा है, वो लिया जाता है। पूरी व्यवस्था इस तरह से जो ली जाती है, 6 तरह की चीजें बातें कही है, पूरी चीजों का आंकड़ा लिया जाता है और ये एक विश्वसनीय स्रोत है। ये राष्ट्र के निर्माण में ये काम आता है और ये आधिकारिक स्रोत होता है जनगणना। अब देखिए प्रथम चरण अगर देखा जाए तो मकान सूचीकरण और मकानों की गणना, इसको कहा जाता है HLO, जिसमें फील्ड कार्य आपको क्या करना है, 2 से लेके 31 मई तक करना है। 2/5 से लेके 31 मई तक करना है फील्ड कार्य। स्वगणना जो है आपको 17/4 से लेके 1/5 तक होगी। अब उसमें क्या होगा, आपको फील्ड कार्य में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ध्यान से देखा जाए तो फील्ड में आपको जाना होगा, अपने पूरे क्षेत्रों का अवलोकन करना होगा, पूरा फ्रेमवर्क देखना होगा कि आपका जो HLB है वो कितने मकानों से बना हुआ है, बिल्डिंग्स की व्यवस्था कितनी है। उसके बाद आपको नजरी नक्शा तैयार करना होगा, उसमें बिल्डिंग नंबर्स देने होंगे, मकानों की संख्या देनी होगी। उसके बाद आपको उन सारी चीजों को सूचीबद्ध करना होगा, जैसे आगे कहा गया है कि सभी भवनों, जनगणना मकानों, परिवारों की पहचान करना, उन्हें सुव्यवस्थित रूप से सूचीबद्ध करना, आवास की स्थिति, सुविधाओं, संपत्तियों पर महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करना, जैसे छत्र की सामग्री, पीने के पानी का स्रोत, शौचालय की सुलभता आदि। और इसका आउटकम क्या होगा, अब देखिए जनसंख्या की गणना के लिए मास्टर फ्रेम तैयार करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अगले चरण में कोई छूट न जाए। अब देखिए चलिए अब आगे बात करते हैं जनसंख्या की गणना। अब आगे वाली जो व्यवस्था है, ये जो पी होनी है बाद में दूसरे चरण में, उसके लिए मास्टर फ्रेमवर्क तैयार करता है। कौन, ये जो आपको अभी HLO जो होना है, ये उसके लिए बैकअप तैयार करता है, उसके लिए आपको प्लेटफॉर्म तैयार करता है, जिसके आधार पर वो पी होना है, जनसंख्या की गणना होनी है, उसका ये मास्टर फ्रेमवर्क है। अब पी में क्या होगा, समय सीमा उसकी क्या है, उसकी समय सीमा अगर देखी जाए तो उसकी समय सीमा आपको है फरवरी 2027, बर्फ से ढके क्षेत्रों के लिए सितंबर 2026। उसमें हम क्या करते हैं, देश के प्रत्येक व्यक्ति की गणना करते हैं, विस्तृत व्यक्तिगत विवरण एकत्र करते हैं, जैसे आयु, लिंग, साक्षरता, आर्थिक गतिविधि। संदर्भ तिथि क्या है उसकी, 1 मार्च 2027 आपको 12 बजे रात। राष्ट्र की जनसंख्या की सटीक तस्वीरें, स्नैपशॉट प्रदान करने के लिए सभी डेटा एक ही विशेष समय में संबंधित होते हैं। चलिए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय आपको मैंने बताया। अब डेटा संग्रह और जांच की विधि का क्या है, अब देखिए कैसे करेंगे। डेटा संग्रह की विधि क्या है, प्रगणक द्वारा घर घर जाकर, अब इसमें प्रगणक अपने स्वयं के मोबाइल, यानी जिसको कहा जाता है BYOD यानी ब्रिंग योर ऑन डिवाइस का उपयोग करके मोबाइल डेटा के माध्यम से डेटा संग्रह करेंगे। उसके बाद उत्तरदाताओं द्वारा स्वगणना यानी AC वेब पोर्टल के माध्यम से और प्रगणक द्वारा घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। अब उत्तरदाता जो है वो 2 तरीके से अपनी गणना करा सकता है, या तो ये AC पोर्टल पे जाके सेल्फ एनुमिनेशन के माध्यम से कर सकता है, यानी ये जब वो सेल्फ एनुमिनेशन के माध्यम से करेगा तो प्रगणक क्या करेगा, घर घर जाकर सत्यापित करेगा कि क्या जो सेल्फ एनुमिनेशन में डाटा दिए गए हैं क्या वो सही है, उसका सत्यापन करेगा। अब देखिए बहुस्तरीय इसका आपको मल्टी लेयर इसकी चेक्स है। पर्यवेक्षी निरीक्षण, सुपरवाइजरी ओवरसाइट, पर्यवेक्षक पाई गई किसी भी विसंगति के लिए टिप्पणी दर्ज करेंगे। अगर कोई प्रगणक डाटा कोई गलत फीड करता है तो अगर लगता है कि कोई विसंगति है तो उस पर पर्यवेक्षक उसका आपको उसके लिए टिप्पणी करेंगे, उसको सुधारे करेंगे। और उसका वेरिफिकेशन रीवेरिफिकेशन लूप में 4 अधिकारी भी हैं जो फिल्म में पुनः सत्यापन के लिए इशू और फ्लैग कर सकते हैं, उसको बैक कर सकते हैं कि इसमें त्रुटि है, इसको फिर से देखा जाए, यानी इसकी मल्टी लेयर चेकिंग की व्यवस्था इसमें है। उसके बाद देखें जनसंख्या 2027 में स्वगणना का विकल्प है। पहली बार लोग इसमें स्वगणना पोर्टल के माध्यम से अपने डेटा को सबमिट कर सकते हैं। इसका लाभ क्या होगा कि शहरी क्षेत्र, PSU, निजी टाउनशिप, हॉस्टल आदि इसे लाभान्वित ये लोग हो सकते हैं। स्वगणना करने वाले परिवारों से जानकारी की पुष्टि करना आपके प्रगणक के लिए
आसान होगा। ठीक है, आपके यानी प्रगणक के लिए आसान होगा। स्वगणना से होता क्या है कि वो लोग अगर कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शहरी व्यवस्था में रहते हैं और टेक फ्रेंडली हो गए हैं, अपनी गणना वो कर लेते हैं, इससे प्रगणक का काम भी आसान हो जाता है। आपकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होगी? स्वगणना के लिए स्वगणना किए गए घरों को मान्य करने और पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए प्रगणक की भूमिका अनिवार्य है। पर्यवेक्षक रिपोर्ट किए गए डेटा में बदलाव की जांच करते हैं। अगर मान लीजिए कोई डाटा किसी ने अपना पूरा गणना स्वयं किया और उसमें कोई डाटा अगर सुधार करता है यानी बदलाव करता है प्रगणक, तो इसकी जांच आपको पर्यवेक्षक कर सकता है, उसकी जांच भी वो करते हैं उसके बदलाव की। अब ये कैसे होगा, ये आपको बता दूं मैं कि ये स्मार्टफोन के माध्यम से होगा, जिसमें स्मार्टफोन का वर्जन जो है 11.2 एंड्रॉइड में होना चाहिए। अब इसमें बदलाव हो गया है, अब ये कहा जा रहा है कि इसको 12.0 होना चाहिए। एबव इसे ऊपर, ये मिनिमम 12 हो गया है, वो कहा जा रहा है इसे। उसके बाद है आईएस में 15.0 या उससे ऊपर मिनिमम 4 GB रैम होना चाहिए और उसमें आपको पीडीएफ रीडर होना चाहिए। ये आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं? अगर आप एंड्रॉइड वर्जन यूज करते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से ले सकते हैं। अगर आप आईएस वाल यूज कर रहे हैं तो ओएस, तो आप उसे ऐप स्टोर से ले सकते हैं। और इससे क्या है, अपने पहले लॉगिन के तुरंत बाद अपना डिफॉल्ट पासवर्ड आपको चेंज करना हो। जैसे आप लॉगिन करेंगे, आपको सबसे पहले आपका अपना डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज करना होगा और उस समय एक सबसे बड़ी बात, आपको अपना लैंग्वेज चेंज करना होगा। ठीक है, और ध्यान रखिए, यदि आप पर्यवेक्षक हैं तो आप अपने सारे प्रगणकों का जो लैंग्वेज है, आप जिस लैंग्वेज में काम कर रहे हैं उसी लैंग्वेज में कीजिए। और बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसे हिंदी के लिए सुझाव दिया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, प्रगणकों और पर्यवेक्षकों की कार्य की प्रक्रिया क्या है, इसका वर्क फ्लो क्या है, पहले जानते हैं। पर्यवेक्षक और प्रगणक, इसका वर्क फ्लो ऐसे ही है। प्रशिक्षण और तैयारी, आपको फील्ड तैनाती से पहले प्रशिक्षण पूरा करना होगा, आपको प्रशिक्षण लेना होगा। उसके बाद जनगणना के अवधारणाओं और जनगणना 2027 एचएलओ ऐप से में महारत हासिल करनी होगी। क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करना होगा और सभी आवश्यक सामग्री एकत्र करनी होगी। पर्यवेक्षक टीम की तैयारी सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, एचएलबी पहचान और मानचित्रण। अब देखिए, पर्यवेक्षक प्रगणकों के साथ मिलकर एचएलबी सीमाओं और महत्वपूर्ण स्थलों की यानी लैंडमार्क्स की पुष्टि करते हैं और इमारतों को नंबर देते हैं और ओवरलैप या चूक से बचने के लिए एक लेआउट मैप तैयार करते हैं, जिसे नजरी नक्शा कहते हैं। और ये नजरी नक्शा कैसे बनता है, इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बनाया है, आप जरूर से देखें। उसके बाद तीसरा है डेटा संग्रह और सत्यापन। पहला क्या है, प्रशिक्षण और उसके संबंधित तैयारी। दूसरा है एचएलबी की पहचान और उसका मैप बनाना। तीसरा है कि डेटा संग्रह, ध्यान रखिए, और सत्यापन। प्रगणक ऐप के माध्यम से डेटा एकत्र करने के लिए हर इमारत का दौरा करते हैं। यदि किसी परिवार ने स्वयं गणना की है यानी सेल्फ एनुमरेशन किया है तो डेटा डाउनलोड करने और जांचने और सत्यापित करने के लिए एसी संदर्भ आईडी आपको उपयोग किया जाता है। ये लगभग 12 अंकों का होता है। अब देखिए, डेटा संग्रह हो गया, सत्यापन होगा, उसके बाद डेटा को सिंक करना है और उसके बाद पर्यवेक्षण आता है। उसके बाद ये सुपरवाइजर के पास मामला चला जाता है। अब इंटरनेट की उपलब्धता के आधार पर ये जो आप डेटा संग्रह करेंगे, इसमें जरूरी नहीं है कि आपको इंटरनेट हो, सिंक करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। इंटरनेट की उपलब्धता के आधार पर डेटा को नियमित रूप से सिंक किया जाना चाहिए। मैं सलाह जरूर दूंगा कि 5 घर या 10 घर हो जाता है तो सिंक जरूर कर दें, ताकि डाटा लॉस नहीं हो सके। पर्यवेक्षक वास्तविक समय में प्रगति की निगरानी करते हैं और डेटा का पूर्वावलोकन करते हैं और पर्यवेक्षक मॉड्यूल का उपयोग करके यानी सुपरवाइजर मॉड्यूल का उपयोग करके फील्ड जांच करते हैं। इस तरह से हो गया। उसके बाद आता है पूर्णता और प्रमाणन। प्रगणक एचएलबी को पूर्ण कंप्लीट के रूप में चिन्हित करते हैं और डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन, आपको प्रगणक एचएलबी का जब काम पूरा होता है तो डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करते हैं और पर्यवेक्षक पूर्ण कवरेज की पुष्टि करते हैं, एक्यूरेसी प्रमाणित करते हैं और चार्ज ऑफिसर को फाइनल सबमिशन सुनिश्चित करते हैं। ये आपको वर्क फ्लो हो गया प्रगणक और पर्यवेक्षक का। ये 5 स्टेप में ये चीजें होनी है। पहला प्रशिक्षण, सामग्री इत्यादि, एचएलबी की पहचान करना, वहां का सीमांकन करना, उसका मानचित्रण करना, उसके बाद डाटा संग्रह करना, उसके बाद डाटा सिंक करना, उसके बाद सुपरविजन आ जाता है और उसके बाद वर्क कंप्लीशन का मामला बनता है। अब देखा है प्रगणक और पर्यवेक्षक के मुख्य कर्तव्य। अब प्रगणक की अगर कर्तव्य की देखने की बात है तो प्रशिक्षण में भाग लें, यूजर मैनुअल का अध्ययन करें और एचएलओ मोबाइल ऐप चलाने की व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करें। दूसरा, अपने आवंटित हाउस लिस्टिंग ब्लॉक यानी एचएलबी में बिना किसी चूक के प्रत्येक भवन, जनगणना मकान और परिवार का दौरा करें। उसके बाद भवनों पर नंबर डालें जहां नंबर न हो और ऐप के द्वारा दिए गए मानचित्र का उपयोग करते हुए एचएलबी का लैंड आपको मैप तैयार करें, नजरी नक्शा तैयार करें। एचएलओ ऐप का उपयोग करते हुए हाउस लिस्टिंग डाटा एकत्र करें और स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी को सत्यापित करें।
प्रविष्टियों की समीक्षा करें और डेटा को बार बार सिंक करें। पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करें, सारा डाटा सिंक करें, ऐप में एचएलबी को पूर्ण कंप्लीट मार्क करें, अपने पर्यवेक्षक को सूचित करें। पेपर मोड का उपयोग केवल अपरिहार्य अनअवॉइडेबल मामलों में ही करें। वेब पोर्टल पर आपको समय पर डेटा प्रविष्ट कराना सुना, ये बिल्कुल इमरजेंसी में ये किया जाना है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट करके चलना है। अपर्यवेक्षक के कौन से काम हो सकते हैं? यह सुनिश्चित करें कि सभी संबद्ध प्रगणक प्रशिक्षण में भाग लें और आवश्यक सामग्री प्राप्त करें। फील्ड पर हाउस लिस्टिंग ब्लॉक एचएलबी की सीमाओं लैंडमार्क को सत्यापित करें और किसी भी बदलाव की रिपोर्ट चार्ज ऑफिसर को दें। सभी एचएलबी को कवर करते हुए सुपरवाइजरी सर्कल लेआउट आपको भी तैयार करना है। उसमें क्या करना होगा, जितने भी आपके प्रगणक हैं उनसे सब लीजिए मैप उनके, और उस मैप को कंपाइल करके सबको एक साथ करके आप अपना ब्लॉक बनाइए और उसका अपने सर्किल का लेआउट तैयार कीजिए। सुपरवाइजर ऐप और फील्ड निरीक्षण के माध्यम से प्रगणकों द्वारा एकत्रित डाटा की निगरानी, पूर्वावलोकन और जांच करें। यह सुनिश्चित करें कि दो एचएलबी के बीच कोई अंतराल, गैप या ओवरलैप ना हो। ध्यान रखिएगा, दो के बीच में ऐसा ना हो कि इधर का गन्ना इधर भी हुआ हो और उधर भी हुआ हो, ऐसा ना कि कोई बीच में कोई छूट गया हो, इस चीज का ध्यान आपको रखना है। और सभी एचएलबी पूरी तरह से कवर किए गए हैं और उन्हें पूर्ण यानी रूप से चिन्हित किया गया हो। प्रगणकों द्वारा पेपर मोड पर एकत्रित किए गए सभी डाटा को वेब पोर्टल पर प्रविष्ट कराना भी सुनिश्चित करें। ये आपको काम है। सफलता के क्या स्तंभ है? अपने कार्य में निपुण बने, विश्वास पैदा करें, जनगणना का चेहरा बने, अपनी शिष्टता और व्यावसायिकता, लोगों को सटीक जानकारी देने और स्वेच्छा से भाग लेने की प्रोत्साहित आपको करनी पड़ेगी। कि अगर आप किसी के पास जाते हैं तो उसके साथ आपको शिष्टता के साथ और व्यावसायिक व्यवस्था के साथ अपना प्रोफेशनलिज्म दिखाना है और उनको ये बताना है कि आप जानकारी जो दे रहे हैं वो गोपनीय व्यवस्था में रखी जाएगी। और यह भी ध्यान रखना है आपको कि प्रशिक्षण के दौरान सभी अवधारणाओं और निर्देशों से परिचित आपको हो जाना है और स्पष्टीकरण मांगने में कभी ना हिचकिचाएं, यानी सामने वाले से सवाल जरूर पूछें। अपने आवंटित क्षेत्र के लोगों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करके करें और किसी के साथ कैजुअल अप्रोच में नहीं जाएं। उनसे उनका विश्वास आप हासिल करें कि उनको लगे कि आपको जो अगर डाटा दे रहे हैं वो सरकार के काम आने वाला है, वो गोपनीय रहेगा, इसको किसी को नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि ये अलग अलग धाराओं के साथ बधा हुआ है। चलिए आगे बताते हैं, बातचीत से विश्वास कैसे बनाएं। हमेशा आपको अपने आधिकारिक पहचान पत्र रखना होगा और इसे कैरी करके आपको अपने एचएलबी में जाना होगा। उत्तरदाताओं के पास हमेशा मुस्कुराहट और उचित हुए अभिवादन के साथ जाए, यानी उनके साथ हंसते हुए माहौल में जाएं, उनका अभिवादन अवश्य करें। अपनी यात्रा के उद्देश्य को संक्षेप में और स्पष्ट रूप से बताएं। अगर उनके पास आप जा रहे हैं तो बताइए आप किस कारण से आए हैं, किस लिए आ रहे हैं, इससे क्या होगा, आदि इत्यादि। कभी भी जल्दीबाजी न करें। आपका मित्रवत व्यवहार, शिष्टता आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अब बात करें प्रशिक्षण भत्ता और मानदेय की, तो मैं बता दूं कि आपके बहुमूल्य योगदान के लिए पर्यवेक्षक और प्रगणक के रूप में अगर उनके परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो उनके योगदान के लिए मानदेय और प्रशिक्षण भत्ता प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण भत्ता 400 रुपए प्रतिदिन है। कुल मानदेय दोनों चरणों के लिए 25,000 है, एचएलओ के लिए 9,000 और पी के लिए 16,000 रुपए है। यह राशि चार्ज ऑफिसर द्वारा भुगतान की जाएगी। ये थे मानदेय की व्यवस्था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।